हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि हमने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य पे कई सारे वीडियो बनाए थे और उसमें विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा किए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन टॉपिक को क्या कीजिएगा कि कवर करने का प्रयास कीजिएगा और जहां दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए, आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है वह क्या है, सुन देखिए, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री। तो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर कौन कौन से यात्री आए, उनकी क्या विशेषता है, वो कब तक भारत रहे, उनकी यात्रा वृत्तांत क्या है, इन सारे चीजों को हम जानेंगे। तो देखिए, तो विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री में जो सबसे पहला यात्री था वह था निकोलो कोंटी। कौन था? निकोलो कोंटी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो पहला यात्री था वो कौन था? निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? आपको इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। और यह 1420 से लेकर 1422 ईस्वी तक क्या हुआ था कि आपको कि देवराय जो आपको शासक थे, ठीक है, संगम वंश के, उनके दरबार में ये क्या हुए थे, रहे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन था, तो हम क्या कहेंगे? निकोलो कांटी। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? इटली का। ये कब तक भारत रहे थे? तो 1420 से लेकर 1422 ईस्वी तक ये भारत रहे थे। और किस शासक के दरबार में आए थे? तो देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। और देवराय प्रथम का संबंध जो है वो आपको किस राजवंश से है? तो देवराय प्रथम का जो संबंध है वह आपको संगम वंश से है। ठीक है, आइए फिर हम दूसरा यात्री की बात करते हैं, तो वह है अब्दुल रजाक। कौन है? अब्दुल रजाक। तो देखिए, तो अब्दुल रजाक जो था वो आपको ईरान का यात्री था। कहाँ का यात्री था? ईरान का। अगर ईरान ऑप्शन में ना रहे तो आप फारस कहेंगे। क्या कहेंगे? फारस कहेंगे। तो यह 1441 से आपको क्या हुआ था कि 1442 ईस्वी तक क्या हुए थे कि भारत में रहे थे। कहाँ रहे थे? चलिए, हम बात कर रहे थे यानी कि किसकी? देवराय द्वितीय की। तो देवराय द्वितीय के शासन काल में ही क्या था कि फारस का जो यात्री था वो आपको अब्दुल रजाक जो था वो क्या हुआ था, भारत आया था। और यह 1441 से लेकर 1442 ईस्वी तक क्या हुआ था कि भारत में रहा था। तो इस दौरान इसने क्या किया था कि अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम है मतल सादेन। क्या नाम है? मतल सादेन। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अब्दुल रजाक के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे? मतल सादेन। ठीक है, और इस मदद साधन में क्या हुआ था कि अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की जो वैभवता था, इस वैभवता का क्या किया था, वर्णन किया था। आइए अब हम बात करते हैं अफनासी निकितिन का। किसका बात करते हैं? अफनासी निकितिन का। तो अफनासी निकितिन जो था वह रूस का यात्री था। कहाँ का यात्री था? रूस का यात्री था। और यह विजयनगर कहते हैं, ये जो आए थे आपको बहमनी साम्राज्य में आए थे। किसमें आए थे? बहमनी साम्राज्य में। और यह बहमनी साम्राज्य में आपको 1466 से लेकर आपको 1472 ईस्वी तक यानी कि 6 वर्षों तक ये क्या हुए थे कि भारत में रहे हुए थे। और भारत के जो उस समय क्या था कि स्थित साम्राज्य जो था बहमनी साम्राज्य, उसी की यात्रा किए थे। तो जब अफनासी निकितिन भारत आया था यानी बहमनी साम्राज्य में, तो उस समय बहमनी के जो शासक थे वह थे मोहम्मद शाह तृतीय। कौन थे? मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अफनासी निकितिन जो था वह कौन था? तो वह आपको मध्य एशिया के जो एक शासक थे शाहरुख, उसी का क्या थे? इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि अफनासी निकितिन कौन था, तो हम क्या कहेंगे कि मध्य एशिया के शासक शाहरुख का क्या था? इतिहासकार था, जो आपको बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत क्या हुआ था कि आपको 1466 से 1472 ईस्वी तक रहा था। और इस दौरान इसने बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की जो वैभवता है उसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा में किया था। और आप यहाँ पर जरा सा रिकॉल कीजिए कि ये जो 3 समुद्रों पार की यात्रा है, ठीक है, तो इन 3 समुद्रों पार की यात्रा के आधार पर ही क्या हुआ था कि हमारे भारत में एक परदेसी फिल्म का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जो भारत रूस मैत्री संबंध पर क्या डालता है, प्रकाश डालता है। आइए आगे हम बात करते हैं एडुआर्डो बारबोसा की। किसकी बात करते हैं? एडुआर्डो बारबोसा के। तो एडुआर्डो बारबोसा जो थे वह पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के यात्री थे। और यह 1516 से 1518 ईस्वी तक क्या हुए थे, भारत में रहे थे। और यह किस शासक के दरबार में आए थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि एडुआर्डो बारबोसा किस देश का यात्री था, तो हम क्या कहेंगे? पुर्तगाल का। और यह किस शासक के दरबार में आया था? तो कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। और कृष्णदेवराय जो था आपको बताया थे कि विजयनगर का इनको सबसे महानतम शासक कहा जाता है। क्या? तो इस दौरान क्या हुआ था, एडुआर्डो बारबोसा ने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम था द बुक ऑफ डुआर्डो बारबोसा। और
ये जो यात्रा वृत्तांत है, द बुक ऑफ एडुआर्डो बारबोसा, इस यात्रा वृत्तांत में एडुआर्डो बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का क्या किया है, वर्णन किया है। फिर अगला यात्री जो था डोमिंगोस पीस, यह भी पुर्तगाल का था और यह भी कृष्णदेव राय के दरबार में 1520 से लेकर 1522 ईस्वी तक रहा था और इसने भी अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम था डोमिंगोस पीस की कथा। और इस डोमिंगोस पीस की कथा में इसने विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का क्या किया था, वर्णन किया था। अब आइए, अब हम बात करते हैं फर्नाओ नूनीज की। तो विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यह पुर्तगाली यात्री जो था, इसने भी विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का वर्णन जो किया था अपने यात्रा वृत्तांत क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ में। किसमें किया था, क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ में। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न उठेगा कि फर्नाओ नूनीज कब तक भारत रहा था, तो आपको 1535 से लेकर 1537 ईस्वी तक। फिर यहाँ से प्रश्न उठेगा कि किसके काल में यह भारत आया था, तो यह जो भारत आया था उस समय विजयनगर के जो शासक थे वह थे आपको अच्युत देवराय। कौन थे, अच्युत देवराय। इसी के शासन काल में ये क्या हुए थे कि भारत आए थे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि विजयनगर की जो यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री थे, इस संदर्भ में हमने आपको जो भी जानकारी दी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम कुछ चीजों की बात करते हैं जो नोट करने लायक है। तो देखिए, तो सबसे पहले कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि अफनासी निकितीन कौन था। तो अफनासी निकितीन जो था वह आपको घोड़ों का व्यापारी था। किसका व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी था। और उस समय क्या होता था कि विजयनगर साम्राज्य में और आपको मध्य एशिया का जो व्यापार होता था उसमें घोड़ों का क्या होता था, प्रमुख स्थान हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो आपको अफनासी निकितीन था यह घोड़ों का व्यापारी था और इनके जो यात्रा वृत्तांत था, ठीक है, 3 समुद्रों पार की यात्रा, उसी को आधार मानकर परदेसी फिल्म का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, जिसमें क्या है भारत रूस संबंध के या भारत रूस संबंध पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अफनासी निकितीन क्या था, घोड़ों का व्यापारी, इनके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो 3 समुद्रों पार की यात्रा। और इन्हीं के यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा को आधार मानकर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है जो भारत रूस संबंध को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, एक नोट करने वाली पॉइंट एक और है, जीएस लिविदेव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो जीएस लिविदेव को भारत विधा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत विधा का जनक। तो कहाँ, तो रूस में। कहाँ, रूस में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, जीएस लिविदेव को, जो आपको बंगाल की यात्रा पर आए थे। किस देश की यात्रा पर आए थे, बंगाल की यात्रा पर आए थे। और यह कब तक भारत रहे थे, तो 1585 से लेकर 1597 के बीच ये क्या हुए थे कि भारत रहे थे, यानी कि 12 वर्ष से इनका भारत प्रवास रहा। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या उठेगा कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, जीएस लिविदेव। जीएस लिविदेव भारत कब तक रहे थे, तो 1585 से 1597। यह किस क्षेत्र का दौरा किए थे, तो बंगाल का। ठीक है, आइए इसके बाद हम बात करते हैं डोमिंगोस पीस की। किसकी बात करते हैं, डोमिंगोस पीस। तो देखिए डोमिंगोस पीस जो थे, उन्होंने महानवी के जो डिब्बा है, जिसको इन्होंने विजय भवन भी कहा है, अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने क्या किया था, उल्लेख किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि महानवी की डिब्बा की जो ऊंचाई थी वो कितना थी, 40 फीट थी, और क्षेत्रफल इसका कितना था, तो 11,000 वर्ग फीट था। तो आपका यहाँ से प्रश्न उठेगा कि सर महानवी का डिब्बा था क्या। तो देखिए महानवी का डिब्बा जो था वह विजयनगर साम्राज्य में क्या था, एक संरचना था, स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकास हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो महानवी के डिब्बा है, तो इस महानवी का डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थल पर होते थे। और इसका प्रयोग कब होता था, तो महानवी के अवसर पर राजा महाराजा अपने रुतबे को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करते थे, सार्वजनिक प्रदर्शन करवाते थे। ठीक है, आइए फिर एक इतिहासकार जो है सिवेल, नाम सुने हुएगा कि एक इतिहासकार जिनका नाम क्या है, सिवेल है। तो सिवेल ने अपनी एक पुस्तक है जो लिखा है, उस पुस्तक का नाम है ए फॉरगॉटन एम्पायर। ठीक है, तो इस फॉरगॉटन एम्पायर में उन्होंने क्या किया कि डोमिंगोस पेइस और फर्नाओ नूनीज के जो यात्रा वृत्तांत है उसको क्या किया, उपयोग किया। क्या किया, उपयोग किया। और उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, ये फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखा। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक जो पुस्तक है वह किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से प्रभावित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डोमिंगोस पेइस और फर्नाओ नूनीज। तो यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि ये जो फर्नाओ नूनीज थे ना, ये तो पुर्तगाल के थे और यह भी घोड़ों का व्यापारी थे। किस चीज के व्यापारी थे, घोड़ों का व्यापारी थे। तो आपने क्या जाना कि ये जो अफनासी निकितीन है वो, और आपको ये जो फर्नाओ नूनीज है, ये दोनों क्या थे, तो घोड़ों का व्यापारी थे। आइए फिर एक नोट करने वाली पॉइंट है
कि विजयनगर के शासक जो होते थे स्वयं को राय कहा। क्या कहा? स्वयं को राय कहा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे, तो राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। आपको याद रखना है कि विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे, तो राय कहते थे। आइए, अब है कि विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान हम्पी के रूप में की गई। किसके रूप में की गई? हम्पी के रूप में। और यह वही हम्पी है, आपको बताए थे, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ से एक प्रश्न और आपको बताए थे कि हम्पी इसका नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थानीय मातृ देवी था उनका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था? पंपा देवी। तो इसी पंपा देवी के नाम से क्या हुआ कि हम्पी नाम का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो इस हम्पी के अब केवल क्या है, अवशेष बचे हुए। तो इस हम्पी के अवशेष को सन 1986 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? सन 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने क्या किया था कि अपने विश्व विरासत पुरातत्व स्थल में इसको क्या किया था, शामिल किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि सर ये यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का सबसे पहले हम पूर्व जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो पुरातात्विक स्थलों को या जो धरोहर स्थल है उसको क्या करता है, संरक्षित रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि हम्पी के अवशेष को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो हम क्या कहेंगे? 1986 में। क्या? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिकें थी, ये टॉपिकें आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या? आइए, अब हम आगे बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित जो कुछ व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाएं के बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यायालंकर व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? न्यायालंकर व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य में क्या था कि जो जागीरदारी व्यवस्था होती थी, क्या होती थी? जागीरदारी व्यवस्था। उस जागीरदारी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, तो आपको न्यायालंकर व्यवस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? न्यायालंकर व्यवस्था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि न्यायालंकर व्यवस्था क्या है, तो हम कहेंगे विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित जागीरदारी प्रथा को क्या कहा जाता था? न्यायालंकर व्यवस्था कहा जाता था। तो आपका प्रश्न यहाँ से एक उठेगा कि सर जागीरदारी प्रथा क्या होती है। तो देखिए, जागीरदारी प्रथा मध्यकाल में या औपनिवेशिक काल में प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि का मालिक भूमि पर काम करने वाले लोग न होकर कोई अन्य लोग होता था। तो इसी को क्या कहा जाता था? जागीरदारी प्रथा। क्या? तो जो भूमि के सामंत होते थे और जो सैनिक सामंत होते थे उनको विजयनगर साम्राज्य में नायक की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? नायक की उपाधि धारण किया था, तो उसको नायक कहा जाता था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि का स्वामी, ठीक है, और आपको क्या थे, सैनिक सामंत, क्या कहलाते थे, तो हम क्या कहेंगे? नायक। क्या कहेंगे? नायक। ठीक है, तो देखिए न्यायालंकर व्यवस्था क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए न्यायालंकर व्यवस्था को कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? न्यायालंकर व्यवस्था कहा जाता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि के सामंत होते थे और सैनिक सामंत होते थे उनको नायक कहा जाता था। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं अमरम की। किसकी बात करते हैं? अमरम की। तो विजयनगर साम्राज्य में राजा जो होते थे क्या करते थे कि सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले में क्या करते थे कि भूमि प्रदान करते थे। क्या प्रदान करते थे? भूमि प्रदान करते थे। और वही भूमि क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरम। और इसके जो प्राप्तकर्ता होते थे वो क्या कहलाते थे? अमरनायक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि अमरम क्या है, तो हम कहेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले, किसके बदले? उनकी विशेष सेवाओं के बदले जो भूमि प्रदान की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? अमरम। और इसके प्राप्तकर्ता को अमरनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमरनायक। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि अमरम क्या है। तो सीधे एक लाइन में याद रखना है, इसको रखना नहीं है। सीधे कहेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले जो भूमि प्रदान की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? अमरम। और इसे प्राप्त करने वाले जो लोग होते थे वो क्या कहलाते थे? अमरनायक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमरनायक। आइए, अब हम बात करते हैं आयंगर व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं? आयंगर व्यवस्था की। तो देखिए, तो आयंगर व्यवस्था के अनुसार क्या था कि प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या किया गया था? संगठित किया गया था। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में शासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कौन होती थी? ग्राम होती थी। तो प्रत्येक ग्राम को क्या होता था? एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था और उस पर 12 व्यक्ति मिलकर क्या करते थे? शासन करते थे। क्या करते थे? शासन करते थे। तो इन्हीं 12 व्यक्ति को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। और यह पद जो होते थे अनुवांशिकी होते थे। कैसे होते थे? अनुवांशिक होते थे। और इन्हें इस सेवा के बदले में करमुक्त भूमि दी जाती थी। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो लोग होते थे आयंगर
लोग जो होते थे उनको क्या होता था कि करमुक्त भूमि के बदले में उन्हें क्या होता था, सॉरी, सेवा के बदले में उन्हें करमुक्त भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा क्या। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आयंगर व्यवस्था क्या है तो हम क्या कहेंगे कि इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या किया गया था, संगठित किया गया था, जिस पर 12 व्यक्ति मिलकर क्या करते थे, शासन करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से हम आयंगर कहते थे। और यह पद अनुवंशिकी होते थे और इन्हें करमुक्त भूमि सेवा के बदले में क्या होता था, दी जाती थी। आइए अब अगला टॉपिक जो है मेरा कुदीरई। क्या है, कुदीरई। तो विजयनगर के स्थानीय व्यापारियों का जो समूह होता था उसको कुदीरई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुदीरई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुदीरई क्या है, तो विजयनगर के जो स्थानीय व्यापारियों का समूह होता था उसको क्या कहा जाता था, कुदीरई। और इस कुदीरई को चिट्टी अथवा घोड़ों का व्यापारी भी कहा जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कुदीरई क्या है तो बता दीजिएगा कि विजयनगर के जो स्थानीय व्यापारियों का समूह होता था वो कुदीरई कहलाता था और इन्हें चिट्टी अथवा क्या कहा जाता था, घोड़ों का व्यापारी भी कहा जाता था। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री, ठीक है, इसके अलावा न्यायंगर व्यवस्था, अमरम, आयंगर व्यवस्था, कुदीरई, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है इस क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।